विश काफी देर तक दरवाजे पर खड़े होकर किसी से बात कर रही थी। जया अभी भी डाइनिंग टेबल पर थी। वह उठकर विश के पास आते हुए कहती है, विश किससे बात कर रही हो? कौन आया हुआ है? मौसी देखो, हमारे घर में ब्लैक कपड़ों में कोई आया है, पर मम्मी उन्हें अंदर नहीं आने दे रही है। ट्विंकल भागते हुए जया के पास जाते हुए उसे कहती है। जया ट्विंकल को अपने गोद में लेकर गेट के पास आती है और बाहर की तरफ नजर डालते हुए कहती है, कौन आया है ब्लैक कपड़ों में? बस तभी उसकी नज़र पुरोहित के ऊपर पड़ती है और पुरोहित भी जया को देखता है। एक नज़र एक दोनों को देखने के बाद विश ने जल्दी से दरवाजा लगाते हुए कहा, कोई भी नहीं, वह मेरा सामान वापस करने आए थे। पुरोहित ने कहा, ओके मैडम, अब हम चलते हैं। पुरोहित अपने आदमियों को लेकर वहां से निकला भी नहीं था कि विश ने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। जया ट्विंकल को अपने गोद में लेकर अंदर की तरफ आती है, पर उसने एक नज़र खिड़की से झांकते हुए देखा। उसके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई थी और पुरोहित अपने आदमियों के साथ ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। जया हैरानी से कहती है, कौन थे ये लोग? डेमन के आदमी। जया से बात करते वक्त विश ने उसे बताया था कि उसने अभय को एक नाम दिया है, डेमन, और जब विश बताया कि यह डेमन के आदमी है तो जया हैरानी से कहती है, क्या डेमन के आदमी? लेकिन वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? विश उस बैग को सोफे पर फेंकते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस मेरा बैग वापस करने आए थे। जया ने हैरानी से ट्विंकल को नीचे उतारा। ट्विंकल भागते हुए टीवी वाले कमरे में चली जाती है। जया विश को देखते हुए कहने लगी, विश, ये सीरियस मैटर है। वह आदमी अपने आदमियों को तुम्हारे घर तक भेज सकता है। तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए? विश परेशान होते हुए अपने सोफे पर बैठ जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। सच में वह अभय की बातों को सोच सोचकर और ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी उसके फ़ोन का नोटिफिकेशन बजने लगता है। विश अपना फ़ोन उठाकर चेक करती है तो सामने अभय का मैसेज था, आई होप तुम्हें तुम्हारा सामान सेफली मिल गया होगा, मिस विशाखा। विश का चेहरा डर और गुस्से से भर जाता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। विश को ऐसा देखकर जया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे हिलाते हुए कहा, क्या हुआ? उसने घबराते हुए जया की तरफ देखा और घबराई हुई आवाज में कहा, डेमन ने अपना नंबर मेरे फ़ोन में सेव करके रखा हुआ है। और तुम्हें पता है उसने अपना नंबर किस नाम से सेव किया है? किस नाम से? जया हैरानी से पूछती है तो विश फोन स्क्रीन आगे करते हुए कहती है, डेमन के नाम से। जया एकदम हैरान हो गई और हैरानी से कहने लगी, क्या बकवास है? उसे तुम्हारा फ़ोन कहाँ से मिला? और उसने तुम्हारे फ़ोन को अनलॉक कैसे किया? उसके आदमी तुम्हारे घर तक कैसे आए? यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं अभी भी कह रही हूँ, तुम्हें कोई एक्शन लेना चाहिए। विश ने अपना सर पकड़ लिया और उसने घबराते हुए कहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जया, ये सब हो क्या रहा है? माना कल रात जब मैं बेहोश थी तब उसने मेरा फ़ोन निकालकर अपना नंबर उसमें सेव कर दिया होगा, लेकिन मेरे फ़ोन में लॉक लगा हुआ था। उसने लॉक कैसे खोला? और डेमन, ये नाम तो मैंने उसे बाद में दिया था, तो फिर उसने इसी नाम से अपना नंबर कैसे सेव किया? विश की बातों से तो अब जया को भी हैरानी होने लगी थी और वह घबराते हुए कहती है, विश, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर उसने अपना नाम पहले से ही डेमन नाम से तुम्हारे फ़ोन में सेव किया है, इसका मतलब वह पहले से ही अपने बारे में जानता है। उसे पता है उसकी असल पहचान क्या है, और अब तुम्हारे फ़ोन के जरिए ही शायद उसने अपने आदमियों को तुम्हारे घर भेजा है। ये तो बहुत सीरियस मैटर है यार, अब तुम क्या करोगी? विश की आंखों से आंसू आ गए थे और वह ना में सर हिलाते हुए परेशानी भरे स्वर में कहती है, मुझे नहीं पता जिया, अब मैं क्या करूंगी? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वह इंसान मुझे बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा सकता है, मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब तक वह अपनी जिद पूरी नहीं कर देगा वह रुकने वाला नहीं है। अगर मैं उसके खिलाफ गई तो वह मेरे बच्ची को नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर मैंने हार मान लिया तो मुझे अपनी आत्मा तक बेचनी पड़ेगी। विश एकदम निढाल, हताश और परेशान होते हुए ये कही जा रही थी। जया से उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी। उसने झांक कर एक बार टीवी वाले कमरे में देखा तो ट्विंकल आराम से बेड पर बैठे हुए अपना कार्टून देख रही थी। जया विश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, विश, तुम ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठ नहीं सकती हो। तुमने कहा ना वह पहले से शादीशुदा है, तो तुम उसकी वाइफ को बता दो कि वह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। हाँ, ये सही रहेगा। हम लोग उसके घर जाते हैं और उसकी वाइफ के सामने उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं।
तुम्हें लगता है कि उसकी वाइफ अपने हस्बैंड की बात छोड़कर हम जैसी अनजान लड़कियों पर भरोसा करेगी? पूरा शहर जानता है कि वह इंसान अपनी बीवी से कितना प्यार करता है। अब मुझे नहीं पता वह प्यार झूठा है या सच्चा है, वह दिखावा कर रहा है या वह सच में अपनी बीवी से प्यार करता है। पर जिस तरीके की न्यूज़ उसके और उसकी बीवी के बारे चलती है, ऐसे में कोई भी उसे यह नहीं कहेगा कि वह अपनी बीवी को धोखा दे सकता है। उसकी बीवी खुद नहीं मानेगी। इन सब का कोई फायदा नहीं है जिया। मैं डैमन को यह धमकी दे चुकी हूँ, उसको इस बात से कोई असर नहीं पड़ा। तो अब तुम क्या करने वाली हो? तुमने कुछ तो सोचा होगा ना? जिया जैसे ही यह कहती है, बस तभी उसके घर का दरवाजा एक बार फिर से बजने लगता है। जिया खड़े होते हुए कहती है, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। जिया ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसे कुछ नॉर्मल कपड़ों में अधिकारी टाइप के लोग नजर आते हैं। उन्होंने जिया को देखते हुए कहा, मिस जिया अवस्थी। जिया ने हूँ में सर हिलाया तो उन लोगों ने एक पेपर जिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह आपका प्रॉपर्टी टैक्स है। अगर आपने अगले 2 दिन में टैक्स नहीं भरा तो फिर मजबूरन आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। जिया हैरान हो जाती है और हैरानी से उस फाइल को देखते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हैं? मेरे पापा आर्मी में है और वह हर साल टैक्स भरते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उन्होंने इस साल टैक्स न भरा हो। मैं अभी उन्हें फ़ोन करती हूँ, इस समय उनकी पोस्टिंग लद्दाख में है। अधिकारी ने अपने हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, आपको जिसे फ़ोन करना है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आप उसे करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाइएगा। लेकिन आपके पास बस 2 दिन हैं। अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो फिर मजबूरन आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। जिया हैरान हो जाती है और अंदर पर बैठी हुई विश भी उनकी बात सुन लेती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पापा ने टैक्स भरा होगा। आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप एक बार अपने डिपार्टमेंट में चेक कीजिए। जिया ने उन ऑफिसर से ये कहा तो उन लोगों ने सीधे तरीके से जिया को देखते हुए कहा, देखिए मैडम, ये सब जानना हमारा काम नहीं है। हमें जो ऑर्डर मिले हैं हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बात कीजिए। बाकी हाँ, आपके पास 2 दिन है। जिया गुस्से में घर में वापस आ जाती है और अब तक उसकी सारी बातें विश ने भी सुन ली थी। एक तो विश वैसे ही बहुत परेशान थी, ऊपर से जिया के चेहरे पर भी परेशानी आ गई थी। तुम ठीक तो हो ना? विश ने जिया से सवाल किया, लेकिन जिया ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अपने पापा को फ़ोन करने लगी। लेकिन उसके पापा का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर उसने अपने पापा के डिपार्टमेंट में फ़ोन किया। तब जाकर जिया को पता चला कि उसके पापा की पोस्टिंग लद्दाख की बर्फीले इलाकों में हो रखी है, जहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है। जैसे ही नेटवर्क मिलेगा वो जिया की उससे बात करवाएंगे। विश जिया के चेहरे पर परेशानी देख रही थी और उसने परेशान होते हुए कहा, जिया सब ठीक तो है ना? हम कुछ कर सकते हैं क्या? देखो, हम तुम्हारे घर के डॉक्यूमेंट में चेक करके अगर किसी चीज़ का पता लगा सकती होगी तो। जिया परेशानी से कहती है, वही तो प्रॉब्लम है, इस घर के डॉक्यूमेंट नहीं है। दरअसल ये घर मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी को गिफ्ट किया था और नाना जी और मम्मी के जाने के बाद इस घर के डॉक्यूमेंट पापा के पास है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है, हम लोग इतने सालों से इस घर में रह रहे हैं, आज तक कभी इस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स के लिए घर पर लोग नहीं आए हैं। फिर आज अचानक से मेरे घर पर प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लोग कैसे आ सकते हैं, जबकि हमारा टैक्स तो हर साल ऑटोमेटिकली पे हो जाता है। जिया परेशानी से इन सब के बारे में सोच रही थी और जिया की परेशानी को समझते हुए विश कहती है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से सारी प्रॉब्लम एक साथ कैसे आ गई है। तभी विश के दिमाग में कुछ खटकता है और वह हैरानी से कहती है, जिया मुझे लगता है यह उसे डेमन का ही काम है, उसी ने इनकम टैक्स वालों को तुम्हारे घर भेजा होगा। विश ये कहते हुए बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अब उसका चेहरा भी डर से कांपने लगा था। उसे ऐसा देखकर जिया जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, क्या बकवास कर रही है तू? किस बात को किस चीज़ से जोड़ रही है? और उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, तो फिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? ये सिर्फ तेरी मन का वहम है और कुछ भी नहीं। लेकिन विश ने घबराते हुए ना में सर हिलाया और जिया को देखकर कहने लगी, नहीं जिया, तू समझ नहीं रही है, वह इंसान बहुत खतरनाक है और उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे अपने घुटनों पर लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और उसकी हद अब शुरू हो गई है। भले ही उसकी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तेरा मुझसे तो रिश्ता है ना।
और वह मुझसे जुड़े हुए हर इंसान को चोट पहुंचा सकता है। मुझे डर लग रहा है जिया, मुझे डर लग रहा है। जिया ने विश को गले से लगा लिया और उसके कंधे से हिलाते हुए कहने लगी, विश तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। हम लोग मिलकर कुछ कर लेंगे और अगर घर चला भी जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम दोनों मिलकर सड़क पर टेंट लगा कर रहेंगे। जब मैं तेरे साथ हूं तो फिर तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। विश को जिया का बहुत सहारा था। इस तकलीफ की घड़ी में जिया ही थी जो उसका सहारा बनी हुई थी, वरना जैसी उसकी हालत हो रही थी ऐसे में तो वह घुट-घुट कर अंदर ही अंदर खुद को खत्म कर लेती। शाम को ट्विंकल अपने दोस्त जूही के साथ खेल रही थी। जूही यही पास की कॉलोनी में रहती है, इसीलिए वीकेंड पर शाम को ट्विंकल के साथ खेलने आ जाती है। दरवाजे की चौखट पर बैठी हुई विश उन दोनों बच्चों को एक साथ खेलता हुआ देख रही थी। जिया इस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने पास आए नोटिस के बारे में पूछने गई थी। विश की आंखें थी तो उन दोनों बच्चों के ऊपर, लेकिन उसके दिल और दिमाग में इस वक्त यही सब चल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई थी और फिर रात हो जाती है। ऐसे में विश का दिल और दिमाग दोनों ब्लैक हो चुका था। ना वह कुछ सोच पा रही थी और ना ही कुछ समझ पा रही थी। उसे जल्दी से इन सब से निकलना था, पर सही रास्ता उसे नजर ही नहीं आ रहा था। आंटी आंटी, ये देखो ट्विंकल को क्या हो गया, वह गिर गई है, जूही ने चिल्लाते हुए कहा। तब जाकर विश अपने ख्यालों से बाहर आती है। वह देखती है सच में गार्डन में खेलते हुए ट्विंकल जमीन पर गिर गई है और उसकी आंखें बंद हो गई है। उसे ऐसा देखकर विश की हालत खराब हो जाती है। वह जल्दी से भागते हुए ट्विंकल के पास आती है और उसे गोद में उठा लेती है। ट्विंकल का पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था और अपनी आंखें भी नहीं खोल रही थी। विश ने घबराते हुए ट्विंकल के चेहरे पर थपथपाया और उसे जगाने की कोशिश करते हुए कहने लगी, ट्विंकल, ट्विंकल बेटा क्या हुआ? तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? आंखें खोलो ट्विंकल, मम्मा को डर लग रहा है। लेकिन ट्विंकल ने फिर भी आंखें नहीं खोली। जूही ने पानी की बोतल विश को दी और विश ने पानी ट्विंकल के चेहरे पर भी मारा, लेकिन फिर भी ट्विंकल को होश नहीं आया। विश डर गई। वह जल्दी से ट्विंकल को अपने गोद में उठाती है और जूही से कहती है, जूही आप अपने घर जाओ और अपनी मम्मी से कहो कि जिया आंटी को फ़ोन करके जल्दी से हॉस्पिटल भेजें। मैं ट्विंकल को लेकर अस्पताल जा रही हूँ। ठीक है आंटी, मैं कह दूंगी, जूही विश से कहती है और विश ट्विंकल को अपने गोद में लेते हुए सड़क पर आती है। वह जल्दी से एक ऑटो रुकवाती है और ट्विंकल को जल्दी से लेकर हॉस्पिटल निकल जाती है। ट्विंकल इस समय डॉक्टर बिंद्रा के केबिन में थी। विश इतनी घबरा गई थी कि वह एक मिनट के लिए भी ट्विंकल का हाथ नहीं छोड़ रही थी और ट्विंकल को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर बिंद्रा अपने स्टेथोस्कोप से ट्विंकल को चेक कर रहे थे और जब उन्होंने अपना स्टेथोस्कोप को कानों से हटाया तो विश हैरानी से डॉक्टर से कहती है, क्या बात है डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? ट्विंकल ठीक तो है ना? जी हाँ ट्विंकल ठीक है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर बिंद्रा कहते हुए रुक जाते हैं, विश हैरानी से उनसे पूछती है, लेकिन क्या? देखिए मैडम, हमने आपसे पहले भी कहा था, ये बहुत ही नाजुक केस है और इसमें लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वही हुआ है। ये छोटी सी बच्ची दवाइयों का इतना ज़्यादा असर कैसे अपने ऊपर ले सकती है? उसी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इसे बार बार चक्कर आते हैं। आपसे कितनी बार कहा है, इस तरीके से आप बच्ची के साथ लापरवाही से पेश नहीं आ सकती है। जितनी जल्दी हो सके बच्ची का इलाज करवाए। उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है। उसके दिल का छेद बढ़ता जा रहा है। आपको समझ भी आ रहा है मैडम ये कितना गंभीर मामला है? डॉक्टर की बात सुनकर विश की आंसू और तेज हो गए थे और वह निराशा के साथ ट्विंकल को देखने लगती है, जिसका मासूम सा चेहरा पीला पड़ गया था। ट्विंकल को रोज दवाइयाँ खानी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा पावर की, जिसकी वजह से अक्सर उसे चक्कर आ जाया करते थे और इस बड़ी ई में भी उसे बहुत बार पसीने आते थे। दवाइयों की वजह से उसकी भूख भी कम हो गई थी और उसे नींद भी बहुत ज़्यादा आती थी, जिसकी वजह से कई बार उसके स्कूल भी छूट जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी हालत और ज़्यादा खराब होने लगी थी और इसका जिम्मेदार विश खुद को मान रही थी। डॉक्टर बिंद्रा ने जब विश की ऐसी हालत देखी तो एक निराशा के साथ कहा, देखिए मैडम, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको यही कहूँगा कि हो सके तो ट्विंकल को आप हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। कुछ दिन हम उसे अपनी निगरानी में रखेंगे और उसकी दवाइयों को चेंज करके देखेंगे कि क्या उसमें कुछ चेंज आते हैं या नहीं। लेकिन ट्विंकल का डॉक्टर होने के नाते मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा।
जितनी जल्दी हो सके पैसों का अरेंजमेंट कीजिए और ट्विंकल का ऑपरेशन करवाए। आप चाहे तो यहाँ ट्विंकल के साथ बैठ सकती है, उसके बाद हम इसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे और पेशेंट को देखने जाना है। ये कहते हुए डॉक्टर बिंद्रा अपने केबिन से चले जाते हैं और ट्विंकल वहीं पर बेड पर लेटी हुई थी। विश ट्विंकल के पास आती है और उसके हाथ को पकड़ती है। वह दूसरे हाथ से ट्विंकल के माथे को सहलाती है और उसके माथे को चूमते हुए कहती है, मेरी ट्विंकल एक बहादुर बच्ची है। वह तो वॉरियर है और पता है क्या, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। ये कहते वक्त विश की आवाज़ टूट रही थी और वह खुद की हिम्मत हार रही थी। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि अपनी बेटी को इस तरीके से देखना उसके लिए कितना दर्दनाक होगा। और दूसरी बात जो उसके मन को डरा रही थी वही ये थी कि कहीं वह ट्विंकल को खो ना दे। ट्विंकल विश की जिंदगी का वह समय थी जिसमें उसने विश को जिंदगी जीने का एक नया जरिया सिखाया था। ट्विंकल उसकी जिंदगी में तब आई जब वह जिंदगी जीने की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी। लेकिन ट्विंकल के बारे में पता चलते ही उसके अंदर जीने का जज्बात जाग गया। वह फिर से जीना चाहती था। जिस बच्चे ने इस दुनिया में आने से पहले अपनी मां को हिम्मत दी और इस दुनिया से लड़ने का हौसला दिया, वह इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती है। विश ट्विंकल को हारने नहीं देगी और ना ही खुद हारेगी, कम से कम ट्विंकल के लिए तो बिल्कुल नहीं। नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटे बाद ट्विंकल को होश आ गया था और अब तक जया भी वहां पर आ गई थी। जया ट्विंकल के लिए एक डॉल लेकर आई थी। ट्विंकल उस डॉल को देखकर बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। वार्ड के दरवाजे के पास खड़ी विश और जया ट्विंकल को इस तरीके से डॉल से खेलते देख मुस्कुरा देती है। जया ने धीरे से अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाले और विश के हाथ में रखते हुए कहा, अभी फिलहाल मेरे पास इतने ही है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और उसके बाद मैं उनसे कहूँगी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। और इसके अलावा मेरे पास मेरी मम्मी का कुछ गोल्ड भी है, हम उसे बेच देंगे। जया की बात सुन विश हताश चेहरे के साथ जया को देखती है तो जया मुस्कुराते हुए उससे कहती है, हमारी ट्विंकल को बचाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। विश के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने उन पैसों को वापस जया के हाथ में रखते हुए कहा, इन सब के लिए शुक्रिया शब्द बहुत कम है, लेकिन मेरे पास इससे भी बड़ी एक दौलत है और वह है मेरी दोस्त, जो बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी है। तुम्हारी दोस्ती साथ हो तो मैं इस तूफान से लड़ जाऊंगी। तुम जैसी दोस्त मिलना किस्मत की बात है। इसके बदले मैं तुमसे हमारी दोस्ती की कीमत नहीं ले सकती हूँ। मुझे पता है कि यह प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है बल्कि मेरी है और मैं अपनी प्रॉब्लम में तुम्हें नहीं घुसाऊंगी। लेकिन विश, जया ने कुछ कहा, लेकिन विश ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, प्लीज़ जया, हमारी दोस्ती को पैसों की तराजू में मत तोलो। मेरी लड़ाई अपनी बेटी के लिए और मैं इस लड़ाई को अकेले लड़ूंगी। भले ही इसमें मेरी हार हो जाए, लेकिन बिना लड़े तो मैं हार नहीं मानूंगी। उसके बाद विश सीधे ट्विंकल के बेड के पास जाती है, जो इस वक्त अपनी गुड़िया से खेल रही थी। उसने धीरे से ट्विंकल के माथे को सहलाया और उसके सर को चूम लिया। ये डॉल कितनी अच्छी है ना, ट्विंकल ने खुश होते हुए कहा। तो विश भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद विश ने जिया को देखते हुए कहा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती हूँ इसका ख्याल रखना। जिया को पता चल गया था कि विश ये क्यों कह रही है और उसके मन की बात समझते हुए जिया की आंखों से आंसू छलक आए थे। वह आज अपनी दोस्त को हारता हुआ देख रही थी, पर अपनी दोस्त जो हारते हुए भी लड़ना नहीं छोड़ रही थी। तुम जा रही हो? जिया ने अपने आंसुओं को रोकते हुए विश से सवाल किया। तो विश ने एक दर्द भरी मुस्कान से जिया को देखा और उससे कहा, मेरी बेटी ने मुझे जीने की उम्मीद दी है और अब मुझे उसके लिए जीना है। विश को इस तरफ हारता देख जिया की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने महसूस किया था कि यह फैसला लेना विश के लिए कितना दर्दनाक है। वो ट्विंकल के माथे को सहलाते हुए उसके माथे को प्यार से चूमकर विश अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और अपने आंसू पोंछ लेती है। उसने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन को अनलॉक किया। उसकी नज़र उस नंबर पर गई जिसे वह कभी नहीं देखना चाहती थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इस नंबर पर सामने से कॉल करेगी। गहरी सांस छोड़ते हुए उसने उस नंबर पर उंगली रखी और अगले ही पल उसका ऑटो डायल बज रहा था। पर जैसे ही उसे कॉल को एंड होने का समय आया, उससे ठीक 1 सेकंड पहले ही उस फ़ोन को रिसीव कर लिया जाता है और सामने से एक जानी पहचानी सी आवाज़ आती है, मैं तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, मिस विशाखा। विशाखा ये नाम लेते हुए उसकी आवाज़ इतनी भारी और कर्कश थी, यह महसूस करने के साथ ही विश की अंतरात्मा तक डर से कांप जाती है।
विश ने कस के अपनी आंखें बंद की और चेहरा घुमाकर ट्विंकल की तरफ देखा, जिसका चेहरा मुरझाया और पिला पड़ा हुआ था। वह अपनी बेटी के लिए उस दलदल में जाने को तैयार हो गई थी, जिसकी तरह वह नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहती थी। विश की मंजिल सिर्फ और सिर्फ ट्विंकल थी, लेकिन रास्ता उस डेमन के पास से गुजर रहा था। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, विश बहुत हिम्मत करते हुए ये कहती है, तो सामने से अभय की भारी भरकम और घमंड से भरी हुई आवाज आती है, ठीक है, 10 मिनट में अस्पताल के सामने गाड़ी लेने आ रही है। इतना कहने के साथ ही अभय फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। आंसुओं से भरा विश का चेहरा अपनी बेटी को देखकर हताशा से भर गया था। उसने कस के अपने फोन को अपने हाथों में जकड़ लिया था। वह महसूस कर रही थी कि इस वक्त सिर्फ उसका शरीर यहाँ मौजूद है, आत्मा उस पापी के हाथों बिक चुकी है। विश एक बार फिर से सोच ले, तू जो करने जा रही है उसका अंजाम कितना बुरा है। इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हो? ये जो करने जा रही हो इसका क्या अंजाम है? इसका अंदाजा है क्या तुम्हें? तुम्हारी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। एक बार यह फैसला लेने के बाद अगर तुमने उस शैतान के हाथों खुद को बेच दिया तो फिर तुम कभी वापस नहीं आ सकती हो। तुम्हें समझ भी आ रहा है विश, यह कोई छोटी मोटी सिचुएशन नहीं है जिसे तुम बात करके टाल दोगी। तुम अपने आप का सौदा करने जा रही हो, और एक बार अगर तुम्हारा शरीर बिक गया तो फिर तुम कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकती हो। जिया के एक एक शब्द विश के दिल पर घाव की तरफ काम कर रहे थे, और वह महसूस कर रही थी कि उसकी दोस्त किस हद तक उसकी फिक्र कर रही है। लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वह अपने मतलब के लिए सबकी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती है। जिया का घर, अपनी बेटी की जिंदगी, इस वक्त सब खतरे में था। जिया उसकी वह दोस्त है जिसने इस शहर में आने के बाद उसे सहारा दिया था। वह अपने दोस्त को इस तरीके से बेघर कैसे कर सकती है? और उसकी बेटी, उसकी ट्विंकल ही उसकी जिंदगी है। जब ट्विंकल इतनी बड़ी बीमारी में होने के बावजूद हिम्मत नहीं हार रही है तो विश अपनी बेटी के लिए हिम्मत कैसे हार सकती है? उसे पता है कि वह अपने बच्चों की खातिर अपने जीवन का बलिदान करने जा रही है। वह अपना शरीर उस डेमन को देने जा रही है, लेकिन अंधेरे भरी इस दुनिया में उसे रोशनी की बस यही किरण नजर आ रही थी। विश ने एक बार फिर से ट्विंकल के हाथों को चुम्मा और धीरे से उसे ब्लैंकेट के अंदर रखते हुए जिया की तरफ देखकर कहने लगी, जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ इसका ख्याल रखना। विश आगे बढ़ने ही वाली थी कि जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। विश निराशा भरी नजरों से जिया की तरफ देखा तो जिया की आंखों में आंसुओं से भरी हुई थी। एक लड़की होने के नाते जिया इस वक्त विश की सिचुएशन समझ पा रही थी। उसने रोते हुए विश के हाथों को कस के पकड़ा और उसे कहने लगी, क्या इसके अलावा और कोई चारा नहीं है? मैं मजबूर हूँ जिया, मैं बहुत मजबूर हूँ, और मेरी इस हालत में मुझे तुम्हारा और ट्विंकल का साथ चाहिए, क्योंकि तुम दोनों मेरी हिम्मत हो। विश के ये कहते ही जिया विश से लिपट जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। विश के भी आंसू निकल रहे थे, लेकिन इस वक्त उसने मजबूती के साथ खुद को संभाला हुआ था। जिया से अलग होकर विश धीरे धीरे वार्ड के बाहर चली जाती है और जिया रोते हुए उसे बस जाता हुआ देखते रह जाती है। अब उस वार्ड में सिर्फ जिया और ट्विंकल थे। जिया ट्विंकल सिरहाने बैठ जाती है और कस के रोने लगती है। वह अपनी दोस्त की मदद नहीं कर पा रही है। आज वह खुद को भी बहुत ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रही थी। अस्पताल से बाहर आने के साथ ही विश को सड़क पर वही ब्लैक गाड़ी नजर आती है जो आज दोपहर को उसके घर पर आई थी, जिसमें पुरोहित अपने आदमियों के साथ आया था। उस गाड़ी का शीशा खुलता है और सामने से पुरोहित नजर आता है। उसे देखकर विश पहचान जाती है कि यह गाड़ी उसे लेने ही आई है। वह जल्दी से अपनी आंखें बंद करती है और एक गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर एक विश्वास को जगाती है कि अब वह जो कुछ भी करेगी अपनी बेटी के लिए करेगी, और ट्विंकल से बढ़कर उसके लिए और कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। उसने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। पुरोहित जल्दी से गाड़ी से निकलता है और पिछली सीट का दरवाजा खोल देता है। विश जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और पुरोहित ड्राइव करने लगता है। विश अपने आंसुओं को रोकते हुए जब अपनी सीट की दूसरी तरफ देखती है तो वह हैरान हो जाती है। वहां पर वही डॉक्यूमेंट रखे हुए थे जो अभय ने उसे कल रात दिए थे और उसे साइन करने के लिए कहा था। विश हैरान हो गई। अभय ने वह सारे डॉक्यूमेंट उसके पास फिर से भिजवाए थे। वह समझ गई कि अभय क्या चाहता है। उसने वह डॉक्यूमेंट उठाए और अपने आंसुओं से दबदबाती हुई आंखों से उसे देखने लगी, जिस पर लिखा हुआ था, एग्रीमेंट फॉर योर सेल। पैसों के लिए शरीर का सौदा तो सुना था, लेकिन शरीर को बेचकर आत्मा का सौदा आज पहली बार विश करने जा रही थी।
उसने उसके आगे कुछ नहीं सोचा और कुछ नहीं समझा। हॉस्पिटल के बाहर उसने खुद के अंदर एक संकल्प लिया कि अब अगर वह जिएगी तो अपनी बेटी के लिए। उसने चुपचाप से डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए। उसने ये पढ़ा भी नहीं कि उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, या फिर उसे क्या क्या चीज़ मिलेगी, या फिर क्या क्या उससे लिया जाएगा। उसके लिए सिर्फ इतना जरूरी था कि इस वक्त ट्विंकल जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और विश और ट्विंकल को मिलकर मौत को हराना था। आधे घंटे बाद उनकी कार एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। पुरोहित जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और विश के लिए दरवाजा खोलता है। विश जब बाहर आती है और उस बिल्डिंग को देखती है तो वह हैरान हो जाती है। ये कल रात वाली बिल्डिंग नहीं थी, यह कोई दूसरी ही जगह थी जहां पर उसे लाया गया था। पुरोहित आगे चलते हुए कहता है, मैडम मेरे पीछे चलिए। लिफ्ट से होते हुए पुरोहित विश को उस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर लेकर आता है जहां पर अभय का प्राइवेट पेंट हाउस था। पेंट हाउस के फ्लोर पर दरवाजा खुलता है और पुरोहित विश को लेकर जैसे ही पेंट हाउस के अंदर दाखिल होता है, उस जगह को देखकर विश की घबराहट और बढ़ गई। विश के हाथ में उसका बैग था। उसने जल्दी से उस बैग को अपने हाथों से दबा लिया और सीने से लगाकर उसे और ज्यादा कस के अपने आप को शांत करने लगी। ये जगह जितनी बड़ी और जितनी विशाल थी उतनी ही सुंदर और डरावनी थी। इसमें शक की बात नहीं है कि इस पेंट हाउस की रचना बिल्कुल इसके मालिक की तरह की गई। डरावनी, रहस्यमय। दरवाजे के पास खड़े होकर पुरोहित ने विश को एक हाथ से अंदर इशारा करते हुए कहा, मैं आपके अंदर अकेले ही जाना होगा, बॉस अपने रूम में है। विश हैरानी से पुरोहित की तरफ देख रही थी, लेकिन अपनी बात कहने के बाद वहां पर एक और मिनट नहीं रुकता है और वहां से चला जाता है। विश दरवाजे पर अकेली खड़ी थी। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और पैर डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उसे यह करना ही होगा। अब वह यहाँ तक आ गई है, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। विश ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपनी बंद आंखों के सामने ट्विंकल का मुस्कुराता हुआ सा चेहरा देखा। एक बार फिर उसकी हिम्मत उसे वापस मिल जाती है और वह अपनी आंखें खोलकर उसे पेंट हाउस को अपनी निगाहों से घूरने लगती है। धीरे धीरे विश पेंट हाउस के अंदर अपने कदम रखती है। पिछली रात की सारी घटनाएं उसके सामने घर कर गई थी। पिछली रात वह जिस कमरे में थी और जिस तरीके का वहां का माहौल था, उसे लगा आज भी वैसा ही कोई कमरा उसे नजर में आएगा। वह धीरे धीरे डरते हुए अभय के कमरे की तरफ बढ़ती है, पर जब वह कमरे के अंदर दाखिल होती है तो एक तेज भय उसे अपने गले में महसूस होता है। उसने जब अंदर कमरे में देखा तो एक विशालकाय बड़ा सा कमरा उसके सामने मौजूद था, पर यह पिछली रात वाला कमरा नहीं था। हाँ, उसके जैसा डरावना जरूर था, लेकिन वह नहीं था। और दूसरी बात जिसने उसे यहाँ पर राहत महसूस करवाई थी वह ये था कि यह कमरा इस वक्त खाली था। यहाँ पर कोई भी नहीं था और इसी को महसूस करते हुए उसने एक गहरी असली और शांति महसूस की। वह धीरे से अंदर आती है और उसी के साथ कमरे का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। भले ही अभय इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन विश को उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वह विश को अपने कमरे में बुलाकर खुद तो कहीं नहीं जा सकता है, उसे होना तो यही कहीं आसपास चाहिए, लेकिन वह कहाँ है। विश डरते हुए अंदर आती है और चारों तरफ देखने लगती है। उसे लगा शायद बाथरूम में होगा, लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम की तरफ नजर डाली वैसे ही बालकनी का दरवाजा खुलता है और अभय कमरे में दाखिल होता है। बालकनी के दरवाजा खुलने के साथ ही विश डर जाती है और पलटकर घबराते हुए पीछे देखने लगती है। अभय विश के सामने खड़ा था और जिस सिचुएशन में था उसे देखकर विश की रीढ़ की हड्डी तक में डर फैल गया था। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा था और आंखें एकदम से घबरा गई थी। विश अपने अंदर हिम्मत बटोरे हुए थी, लेकिन वह हिम्मत उसे सिर्फ अंदर से साहस दे रही थी, बाहर से तो वह अपने डर को महसूस कर ही सकती थी। आखिरकार डेमन उसके सामने खड़ा था। उसने देखा अभय उसके सामने सिर्फ एक ब्लैक कलर की पेंट में खड़ा है और उसके अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं है। उसका चौड़ा सीना और बाइसेप्स विश के सामने है और उसके पत्थर जैसी कठोर शोल्डर विश की तरफ ही बढ़ते आ रहे हैं। उसके बाल अस्त व्यस्त हैं और हल्के गीले भी हैं। होठों में दबी हुई वह सिगरेट जिसमें से धुआं निकल रहा है और डेमन की वह भूरी भूरी आंखें जिससे वह विश को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर रहा है। चेहरे पर घबराहट देखकर डेमन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वह सिगरेट के धुएं को हवा में उड़ाते हुए कहता है, वेलकम मिस विशाखा। विश ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने अपने सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाते हुए विश को देखना जारी रखा। वह सीधे खड़े होते हुए विश से कहता है,
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे करके अभय के कदम विश की तरफ बढ़ रहे थे और विश अपनी जगह पर खड़े होकर कांप रही थी। उसका चेहरा हल्का नीचे की तरफ झुका हुआ था और हाथों में भी पस की पकड़ ढीली हो रही थी। अभय उसकी तरफ आते हुए कहता है, तो अब तुम्हारी बेटी कैसी है? अभय का सवाल सुनकर विश हैरानी से उसे देखने लगती है। तो अभय के चेहरे पर जो डेविल स्माइल थी वह उसे बरकरार रखते हुए आगे कहने लगा, मैंने सुना है कि आज दोपहर को खेलते वक्त उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तुम उसे लेकर डॉक्टर बिंद्रा के अस्पताल में गई हुई हो और इस वक्त वह डॉक्टर बिंद्रा के ऑब्जर्वेशन में है। अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ और तुम्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मिस विशाखा। विश की आंखों से आंसू आने लगे थे, लेकिन उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आंसुओं को शब्द करना ही मुनासिब समझा। पर अभय से उसकी हालत छुपी नहीं थी। वह झुककर विश को देखकर कहने लगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हारी बेटी ठीक होगी। मेरी बेटी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी देखभाल करने के लिए उसकी माँ भी जिंदा है। विश एकदम निडर और साहसी माँ की तरह अभय के सामने उसकी आंखों में देखकर उससे कहती है।